हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद और कुछ कुछ फैक्ट देखे थे। आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग और कुछ कुछ जनरल और फैक्ट है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपसे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड वो सारे बनेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है, 61 में है, और यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसका आधार, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आधार क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो आधार होगा केवल और केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये 3 फैक्ट तो अच्छे से याद रखने हैं कि अनुच्छेद 61 में दिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको अगर हमको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो उसके लिए और क्या प्रोसेस है उसके बारे में देखते हैं। तो किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सदन में प्रस्तुत मतलब जैसे मैंने बताया था कि निम्न सदन होता है, उच्च सदन होता है। निम्न सदन मतलब लोकसभा और उच्च सदन मतलब राज्यसभा, है ना। तो किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति को भी इसकी सूचना दी जानी चाहिए कि राष्ट्रपति को भी तो पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर क्या चल रही है, महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। तो उसकी सूचना उसे कितने दिन पूर्व देनी चाहिए? 14 दिन पूर्व देनी चाहिए। ठीक है, किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है, कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, 14 डेज इम्पॉर्टेंट है। प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है और उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करना इतना आसान नहीं है ना। हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है, उल्लंघन किया है, तो उसके लिए कोई एक पर्सन केवल नहीं लगा सकता, है ना। ठीक है, तो कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, कोई भी सदन हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जिस भी सदन में ये प्रस्ताव पेश हो रहा है, तो उस सदन में कुल जितनी सदस्य संख्या है उसके 1/4, कम से कम 1/4, अधिक कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वह आगे की जांच के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको राष्ट्रपति के चुनाव के समय बताया था कि चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा और जो विधानसभा है उसके केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जब महाभियोग चलता है तो इसमें निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत, और राज्यसभा के दोनों, मतलब चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, है ना, सभी भाग लेते हैं। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग हटाने की प्रक्रिया में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। इसमें राज्य का कोई रोल नहीं होता, ये पूरे केंद्र की प्रक्रिया है, केंद्र के हिसाब से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है, हटाने की प्रक्रिया चलती है, तो केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत, सभी भाग लेते हैं। ठीक है, अब जैसे जिस सदन में पेश हुआ, तो पहला सदन में तो उस पर इल्ज़ाम लगा, है ना, पहले सदन में इल्ज़ाम लगा है। ठीक है, तो वहाँ से अगर 2/3 बहुमत से वो पारित हो जाता है, मेजर
मेजॉरिटी चाहिए, है ना, 2/3 बहुमत चाहिए। तो 2/3 बहुमत से अगर वो पारित हो जाता है और दूसरे सदन में चला जाता है, चाहे वो कोई भी सदन हो, है ना, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, ठीक है, उस सदन को हम जांच सदन बोलेंगे। क्या सदन बोलेंगे? जांच सदन बोलेंगे। और वहाँ पर राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं की मतलब स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी भी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। पहले सदन में इल्ज़ाम लगा, वोटिंग हुई, 2/3 बहुमत से क्या हो गया? पारित हो गया, और वो दूसरे सदन में चला गया, ठीक। जैसे मान लो लोकसभा में इल्ज़ाम लगा, वहाँ 2/3 बहुमत से पारित हो गया, अब कहाँ चला गया? राज्यसभा में। तो राज्यसभा को क्या कहेंगे हम? जांच सदन कहेंगे। और उस जांच सदन में राष्ट्रपति या तो स्वयं आकर अपने पक्ष रखेगा या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है, ठीक है। अब अगर मान लो वहाँ राष्ट्रपति ने अपना पक्ष रखा, उनकी बातों से कोई सहमत नहीं हुआ, उन्हें उनकी बातें समझ नहीं आई, जैसा भी है ना, उनको लगा कि राष्ट्रपति ने उल्लंघन किया है, अतिक्रमण किया है, और दूसरे सदन में भी पहले सदन के भांति अगर महाभियोग 2/3 बहुमत से क्या हो जाता है? पास हो जाता है, तो जिस दिन वह पास होता है उसी दिन से, ठीक है, जिस दिन दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया, उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाता है। उस दिन से राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रह सकता, ठीक है। तो आपको महाभियोग से रिलेटेड इतने ही फैक्ट अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि अभी तक ऐसा कोई भी अवसर नहीं आया जब किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो, ठीक है। ये एक संविधान में क्लॉज है, इसलिए हमको इसको पढ़ना है, ठीक है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगी है, क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसी के ही पार्टी से रिलेटेड जनरली कोई ना कोई राष्ट्रपति बनता है, इसलिए ऐसा कभी कोई अवसर आया ही नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है आपको? महाभियोग की प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है, 61 में है। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसका आधार केवल और केवल संविधान का अतिक्रमण, उल्लंघन है, ठीक है। किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, है ना। और उसके बाद अगर कोई भी किसी भी सदन में प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा रहा है तो उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, ठीक है, अनिवार्य है, ठीक है। फिर अगर जो पहला सदन है जिसमें हमने प्रस्ताव लाया है, तो वहाँ 2/3 कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन हम क्या कह रहे थे उसको? जांच सदन। उस जांच सदन में स्वयं राष्ट्रपति या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या करेगा? स्पष्टीकरण देगा, ठीक है। अगर दूसरे सदन को वह स्पष्टीकरण ठीक नहीं लगा है, उनको लगा कि राष्ट्रपति ने उल्लंघन किया है और वहाँ से भी वो 2/3 कुल सदस्यों के 2/3 से पारित हो जाता है, तो उस दिन से राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा, उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, ठीक है। ये महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और फैक्ट है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद। तो हमने तो राष्ट्रपति से रिलेटेड लगभग सारे आर्टिकल पहले पार्ट में डील कर लिया है। तो इसमें कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि मान लो राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी कुछ विवाद हो जाता है, तो उस विवाद का जो निपटारा है वो उच्चतम न्यायालय करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में दिया है? तो अनुच्छेद 71 में दिया है, क्योंकि मैंने आपको 52 से 62 तक पढ़ाया है, इसलिए ये आपको मैं नहीं बताई थी, ये अलग से फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। और जब हम संविधान पढ़ेंगे तो संविधान के हर पार्ट में किसी न किसी अनुच्छेद में हमको राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ न कुछ अनुच्छेद देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं वहाँ आपको डील करते जाऊँगी। यहाँ पर आपको राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, अगर उनके चुनाव में चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उनके चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और जो भी निर्णय देगा वो अंतिम निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि चुनाव का निपटारा कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग करवाता है। केंद्र का जो निर्वाचन आयोग है वो करवाता है, ना कि राज्य का निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब और कुछ बताती हूँ आपको कि यदि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर देता है,
ठीक है, निर्वाचन हो गया, कोई राष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया और बाद में वहाँ विवाद हो गया, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया कि अब ये जो चुनाव हुआ था इसको शून्य घोषित कर देते हैं, ये राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है। तो भी उस व्यक्ति द्वारा जब पद धारण किया, ठीक है, पद धारण किया, कोर्ट में केस चल रहा था, ठीक है, तो पद धारण करने की तिथि से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि तक, ठीक है, मतलब पहले तो चुनाव हुआ, सामने वाला जीत गया और उसने पद धारण कर लिया, वो राष्ट्रपति बन गया, है ना, या उपराष्ट्रपति बन गया, ठीक है। तब अब कोर्ट में किसी ने उसको चैलेंज किया, चुनाव में विवाद हो गया, है ना, तो कोर्ट में केस चलते तक, सुनवाई होने तक, और जब तक ये निर्णय नहीं आ जाता कि अब उनका जो चुनाव था वो शून्य घोषित हो जाता है, वो राष्ट्रपति नहीं है, तब तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया कोई भी कार्य अवैध नहीं होगा, इनवैलिड नहीं होगा। मतलब उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, जो भी नियम बनाए हैं, जो भी हस्ताक्षर किए हैं, वो सब वैलिड होंगे, इनवैलिड नहीं होंगे, ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक है। क्या है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति। भारत के सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, यानी जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ठीक है, इनका जो सर्वोच्च सेनापति होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। किससे की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से। क्यों? क्योंकि वहाँ भी ऐसा ही है कि नाम मात्र का अध्यक्ष है, जो सारी शक्तियाँ हैं उसका यूज़ कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है ना। ब्रिटेन में भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना कहाँ से की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और जैसे ही राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, तत्काल उसी समय उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक है। राष्ट्रपति ने क्या किया? अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दिया, उपराष्ट्रपति ने इसकी सूचना किसे दी? लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। ये भी पूछा जाता है कि अगर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया तो उसकी सूचना वो किसे देगा, है ना, तो किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा, ठीक है। राष्ट्रपति का पद कैसे कैसे रिक्त होता है? एक तो मृत्यु में, एक त्याग पत्र में, एक महाभियोग या किसी अन्य कारण से अगर रिक्त हो जाता है, ठीक है, तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर कराया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही राष्ट्रपति का पद क्या हो गया? रिक्त हो गया, तो उसको भरने के लिए चुनाव कितने महीने के भीतर कराना है? 6 माह के भीतर। ये सारे फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देगा। जैसे ही राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त होता है तो चुनाव 6 माह के भीतर करा लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितना हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ MCQ सॉल्व करके देखते हैं कि हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कुछ और फैक्ट जो बच गए होंगे वो डील करेंगे, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है और कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, तो उसको एक सेपरेट लेक्चर में देखना ही ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो मैंने आपको 52 से 62 तक याद कराया था, 61, 62, 72, 74। तो मैंने तो 52 से 62 तक याद कराया था, तो 74 तो ऑलरेडी नहीं है, एलिमिनेट हो गया, है ना। मैंने आपको बताया था कि 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो संविधानिक क्या होगा? प्रमुख होगा। तो मैंने आपको कई बार बोला कि अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। तो इसका आंसर क्या है? सी, ठीक है, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है? कौन भाग ले सकता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, उपर्युक्त सभी। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि मनोनीत जहाँ है उसको आप काट दो, हो ही नहीं सकता। सभी केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा है तो ये भी गलत हो गया। मैंने तो बताया सभी के नहीं है, दिल्ली, पुदुचेरी और अभी अब कश्मीर और जो लद्दाख, इन लोग भी बन गए हैं, है ना। तो जहाँ केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है सिर्फ वहीं, ठीक है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, कश्मीर, ये सब हो गया, है ना, सभी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या? ओनली ए, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये तो सही है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, भारतीय नागरिक हो, ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ दिया है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, तो क्या सही है क्या? नहीं, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति कौन सा सदन का, लोकसभा का सदस्य चुने जाने का योग्यता रखता हो, नॉट राज्यसभा। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ है जो एग्ज़ाम में हम ध्यान नहीं देते और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझें, टाइम लें और अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही कोई ऑप्शन पर टिक करें। ठीक है, तो हमको दिख रहा है ए सही है, सी सही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, ए और सी दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, तो ये तो मनोनीत है, मतलब ये तो ऑलरेडी हमको दिख रहा है गलत है ना। चुनाव की बात हो रही है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान न्यायवादी शामिल होते हैं, ये सही है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है। अब मान लिया आपको अनुच्छेद याद नहीं है, लेकिन आपको और फैक्ट तो याद है ना, उसके आधार पर भी ऑप्शन पर आप टिक लगा सकते हैं। जैसे आपको याद नहीं आ रहा है कि अनुच्छेद 56 में क्या है, ठीक है, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति है या नहीं, लेकिन आपको पहला तो अच्छे से पता है ना कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, मतलब ऑप्शन ए ही गलत होगा। तो आप आंख बंद करके ए लगा कर आ सकते हैं, है ना। ठीक है, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो राष्ट्रपति का पद कैसे खाली होगा? कार्यकाल समाप्त होने पर, हाँ होगा। त्यागपत्र देने से होगा। सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर, केवल ए और बी। तो मैंने बताया था आपको कि सिर्फ महाभियोग के शुरू होने से कैसे खाली हो जाएगा, होगा क्या, पारित होगा, दोनों सदनों में पारित होगा, तभी तो होगा ना। तो इसका आंसर सी क्या है, गलत है। सिर्फ शुरू होने से खाली तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कार्यकाल समाप्त होने पर और त्यागपत्र देने पर, यानी केवल ए और बी, इन दो तरीकों से खाली हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। मैंने अभी तो पढ़ा है ना 10 बार। ठीक है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कौन होता है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? आप भी बताया, तीनों का, थल सेना, नौसेना, वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मनोनयन द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके इसका पहला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता। भारत के प्रधानमंत्री हटा सकता है क्या? नहीं। लोकसभा के द्वारा, केवल लोकसभा हटा सकती है? नहीं। संसद के द्वारा, संसद में दोनों शामिल होते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सारे फैक्ट समझ में आए या नहीं आए, किस टॉपिक पर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है आप बताएंगे तो हम उस पर आपको सारे डाउट्स क्लियर करवा देंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।